हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम हमारी जो गणितीय अवधारणाएं चैप्टर हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जो यूनिट है, उसमें एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या हिंदी में हम कहें तो क्रमचय और संचय। आपको कुछ इसके बारे में नाम से ही पता चल रहा है, एक में क्रम का ध्यान रखना है और एक में संचय किया जाता है, यानी समूह बनाना है। तो सबसे पहले हम इन नामों की चर्चा करें तो परम्यूटेशंस मीन्स अरेंजमेंट है या विन्यास है, जबकि कॉम्बिनेशंस मीन्स सिलेक्शंस या फॉर्मिंग ग्रुप्स है। तो इस प्रकार हमने यहाँ इन दोनों नामों के बारे में इनका अर्थ यहाँ समझा। सबसे पहले हम परम्यूटेशन को यहाँ डीपली एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि क्रमचय होता क्या है या परम्यूटेशन होता है क्या। निश्चित वस्तु या संकेताक्षरों को हम एक निर्धारित रूप में विन्यास जो होता है वो उन वस्तुओं या संकेताक्षरों का क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि दी हुई वस्तुओं के एक समूह में से एक बार में हम कुछ या सभी वस्तुओं को लेने पर जितने भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास या क्रम जो है या अरेंजमेंट जो है जो बनाए जा सकते हैं, वे सभी दी हुई वस्तुओं के क्या कहलाते हैं, परम्यूटेशन या क्रमचय कहलाते हैं। फ्रॉम गिवन थिंग्स, by taking all or some things at a time, the number of different arrangements which can be made are called permutations of given thing। अब बात आती है कि वस्तुओं के जो विन्यास होते हैं वो नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। एक तो अरेंजमेंट इन ए रो, और सेकंड जो होता है वो अरेंजमेंट इन ए सर्कल या सर्कुलर परम्यूटेशन होता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा चर्चा करते हैं। मान लिया एक कमरे में 6 कुर्सियां। इमेजिन एक रूम है हमारे पास, उसमें 6 चेयर हमने लगा रखी हैं। उसमें 6 व्यक्ति प्रवेश करते हैं। रूम में कितने व्यक्ति एंटर कर रहे हैं, 6। इन 6 कुर्सियों पर 6 व्यक्तियों के बैठने के क्रमिक विन्यास को ही हम क्या कह रहे हैं, क्रमचय या परम्यूटेशन कह रहे हैं। ये बात हमने कही, पहले भी कही है कि क्रमिक जो विन्यास है वो। तो देखिए, इन क्रमचयों की संख्या को कैसे ज्ञात करें। तो अभी हम इसको जो हमारा फॉर्मूला है उसकी बजाय यूं ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लो ये 6 व्यक्ति एक एक करके कमरे में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति किसी भी एक कुर्सी पर बैठ सकता है। उसके बैठने के कितने तरीके हुए, 6 तरीके हुए। पहले व्यक्ति के लिए किसी भी एक कुर्सी पर बैठने के बाद दूसरे व्यक्ति के पास खाली कुर्सियों की संख्या कितनी बची, 5 बची। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के बैठने के कितने तरीके हुए, 5 तरीके हुए। अतः इन दोनों व्यक्तियों के बैठने के टोटल तरीके कितने हो गए, 6 इंटू 5 30 हो गए। अब इन दोनों व्यक्तियों के किसी एक प्रकार 30 में से कोई सा भी एक प्रकार है, उस पर बैठने पर तीसरा व्यक्ति है, उसके पास 4 खाली कुर्सियां हैं और इन 4 खाली कुर्सियों में से वो किसी भी एक पर बैठ सकता है। इसलिए उसके पास कितने तरीके हो गए, 30 इंटू 4 कितना हुआ, 120 हुआ। या यूं कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 120 होगा। इसी प्रकार 4 व्यक्तियों के बैठने के बाद जो पांचवा आदमी आएगा उसके लिए 3 खाली कुर्सियां तीन व्यक्तियों के बाद बैठने के बाद जो चौथा व्यक्ति आएगा उसके पास 3 खाली कुर्सियां हैं, किसी भी एक पर वो बैठे तो उसके लिए जो तरीके होंगे वो 360 हो जाएंगे, क्योंकि 120 इंटू 3 360 होंगे। और उसके बाद पांचवा व्यक्ति आएगा, उसके लिए 360 इंटू 2, क्योंकि 2 ही चेयर खाली थी तो 720 तरीके हो गए। छठा व्यक्ति आया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जो खाली कुर्सी मिलेगी उसी पे बैठेगा। तो यहाँ कोई नया तरीका न बन के 720
हमारे पास में विन्यास हुए, या यूं कह सकते हैं हम कि फैक्टोरियल जो 6 है, जैसा हमने क्रमगुणित के बारे में चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, फैक्टोरियल 6, यहाँ इसका अर्थ यह हुआ कि 6 कुर्सियों पर 6 व्यक्तियों के बैठने के विभिन्न क्रमचियों की संख्या क्या हुई, फैक्टोरियल 6 हुई, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 720 हुई। यदि 6 कुर्सियों पर केवल 3 व्यक्तियों के बैठने के लिए विभिन्न क्रमचियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो वो क्या होगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 होगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 होगी, और उस केस में जो क्रमचियों की संख्या होगी वो 120 होगी। क्या होगी, 120। परम्यूटेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एंड डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाय NPR। देखो, जैसा हमने वहां 6 व्यक्तियों के बारे में चर्चा की थी और दूसरे केस में हमने देखा था कि 3 अलग अलग व्यक्तियों, तो हमारे पास में एन डिसिमिलर थिंग है, उनमें से हमने एट ए टाइम कितना लिया, आर लिया। तो उस केस में जो परम्यूटेशन होगा वो कैसे डिनोट किया जाएगा, NPR, यानी एन तो डिसिमिलर थिंग है और आर क्या है, एट ए टाइम जो हमने टेकन किया है वो है। तो इस NPR को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ध्यान रखना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। n क्या है और r क्या है ये आपको बताया गया है। अब फैक्टोरियल n को हम कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको पता है। तो इस प्रकार जब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर को हम सोल्व करें तो देखो क्या होगा, हमारे पास n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस आर प्लस वन तक जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो बिल्कुल आपको यही रिजल्ट हो मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। सारी की सारी हमने एट ए टाइम ली, तो उस केस में जो परम्यूटेशन होगा, क्रमचय होगा, वो क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, या NPN से डिनोट करेंगे, और NPN है वो फैक्टोरियल n के इक्वल होगा। क्योंकि आपको पता है नीचे है जो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n होगा, तो n माइनस n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 का फैक्टोरियल हमने पीछे चर्चा की थी क्या होता है, 1 होता है। तो फैक्टोरियल n अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वृत्तीय क्रमचय की, या सर्कुलर क्रमचय की बात कर रहे हैं। तो देखो, हमारे पास दी हुई विभिन्न वस्तुओं या असमान वस्तुओं में से सभी या कुछ वस्तुओं को वृत्त की परिधि के चारों ओर क्रम से रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है, वृत्तीय क्रमचय कहलाती है। माना, इमेजिन किया हमने n वस्तुओं को किसी वृत्त की परिधि के चारों ओर व्यवस्थित किया जाए, तो क्रमचियों की संख्या क्या होगी, n माइनस वन प्राप्त होगी। इस विन्यास में जब हम दक्षिणावर्त या वामावर्त क्रमचियों की संख्या 1 समझेंगे, तो उस केस में जो क्रमचियों की संख्या होगी वो क्या होगी, 1/2 फैक्टोरियल n माइनस वन होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने देखो यहाँ लिखा भी है, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाय फैक्टोरियल n माइनस वन। इंपॉर्टेंट बात है, यानी सर्कुलर परम्यूटेशंस में n थिंग्स को हमने लिया, तो वहां पर जो परम्यूटेशन है वो फैक्टोरियल n माइनस वन के इक्वल होगा। अब देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन p1 आर alike of one kind, p2 आर alike of second kind and pr आर alike of rth kind is given by। देखो, यहाँ पर n थिंग्स हैं जिनमें से कुछ p1 एक तरह की है, p2 एक तरह की है, p4 एक तरह की है, pr एक तरह की है। तो उस केस में जो परम्यूटेशन है वो कैसे दिया जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन, ध्यान रखना,
फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2, फैक्टोरियल P3 और फैक्टोरियल PR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछे जाते रहे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो फैक्टोरियल सॉरी परम्यूटेशन की फॉर्मूले NPR की बात कर रहे हैं। जैसा हमने पीछे बताया था कि n थिंग्स में से हमने r को एट ए टाइम लिया है, तो उस केस में परम्यूटेशन हमने NPR से डिनोट किया था। तो NPR है वो किसके इक्वल होगा, n इंटू n माइनस वन PR माइनस वन के इक्वल होगा, या देखो n इंटू n माइनस वन फिर n माइनस टू PR माइनस टू। यानी इस केस में हमारे पास n इंटू n माइनस वन को तो हमने ले लिया, साथ में क्या होगा फैक्टोरियल P माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल R माइनस टू की वैल्यू हमें जो भी मिलेगी वो हम निकालेंगे। अब हम एक क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर रहे हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट विथ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना। बनाना शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ बनाना शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर है। कुल कितने हैं, 6 अक्षर है, जिनमें से हम देख रहे हैं ए और एन प्रत्येक 3 और 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 और 2 बार आ रहा है। तो ये हमने पीछे भी चर्चा की है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम when P1 are alike, one kind P2 are alike, second kind and PR are alike, आठ kind। तो उस केस में हमने जो क्रमचय का फॉर्मूला लिखा था उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बनाना में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 टू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 का आपको पता ही है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा। तो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट होगा वो किससे होगा, 6 इंटू 5 इंटू 2, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स या शब्दों की जो संख्या बनेगी इससे वो कितनी बनेगी, 60 बनेगी। कितनी बनेगी, 60 बनेगी। अब देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ करना है ये कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको हमें सोल्व करना है। इफ 12 PR इज इक्वल टू 11 एट 0, या क्या है 11,880 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो इसके हमने 3 मेथड यहाँ अप्लाई किए। आप किसी भी एक मेथड से इसको कर सकते हो। इन 3 मेथड्स में जो भी आपको ठीक लगे उसके थ्रू आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमने 12 PR है वो 11,880 या 11,880 के इक्वल है। तो 11,880 को हम n की वैल्यू से शुरू करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए देखते हैं, तो हमें पता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 के इक्वल क्या हो गया, 11,880 हो गया। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो 12 PR है वो किसके इक्वल हो गया, 4 डिजिट्स में कितने नंबर हैं, 4 हैं। तो 12 PR इज इक्वल टू 12 P4 के इक्वल हो गया। और हमें पता है कि यहाँ पर R है वो किसके इक्वल होगा, ये दोनों जब समान है तो 4 के इक्वल होगा। एक तो ये तरीका है जो सबसे शॉर्ट तरीका है। सेकेंड मेथड हमारे पास में ये है कि हम पीछे हमने देखा था कि NPR को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन PR माइनस वन लिख सकते हैं, लिखा भी हमने पीछे। तो उस तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 11 PR माइनस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 11,880 के इक्वल होगा। अब 12 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो 990 हमारे पास वैल्यू आएगी।
अब 11pr-1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11 इंटू 10pr-2 लिख सकते हैं। फिर हमने 11 से डिवाइड किया तो 90 आया। फिर 10pr-2 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9pr-3 लिख सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास 9pr-3 की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। 9pr-3 को हम 9 इंटू 8pr-4 लिख सकते हैं, और 8pr-4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 9/9 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी। या ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब 8pr-0 की वैल्यू क्या है? 0 है। सॉरी, r-4 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस प्रकार 8pr-4 किसके इक्वल हो गया? 8p0 के इक्वल हो गया। या r-4 किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। या r इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड देखो क्या है। थर्ड मेथड को हम npr को सिंपल फॉर्म में हमने जब सबसे पहले लिखा था उस फॉर्म में लिखते हुए अरेंज करेंगे। तो हमें पता है कि हमने npr को कैसे लिखा था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r के रूप में लिखा था। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस r किसके इक्वल हो गया? 11/0 के इक्वल हो गया। फैक्टोरियल 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं। वो फिर 12 से 11,880 को डिवाइड करेंगे तो 990 आएगी वैल्यू। अब फैक्टोरियल 11 को हम 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। ऐसे हम सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस r जो है वो 1 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। या यूं कह सकते हैं फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 माइनस r की इक्वल आएगी। दोनों साइड हमने फैक्टोरियल का साइन है उसको कट कर दिया, तो 8 इज इक्वल टू 12 माइनस r की इक्वल आएगी। या हम यूं कह सकते हैं कि r की वैल्यू है वो क्या आई? 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 आई। तो इस प्रकार ऐसे जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी में, 10pr इज इक्वल टू 720 हो तो r की वैल्यू ज्ञात करो। तो उस केस में r की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, जो कि आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ हम कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब संचय। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, n असमान वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि आंतरिक क्रम को ध्यान में नहीं रखना है। जो भिन्न भिन्न वर्ग या चयन प्राप्त होते हैं उनमें से प्रत्येक को उन वस्तुओं का हम क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। फ्रॉम द गिवन थिंग्स बाय टेकिंग ऑल और सम थिंग्स एट ए टाइम द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी मेड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ गिवन थिंग्स। अब जैसे हम एक सिंपल सी बात करें कि मान लिया हमारे पास में 4 वस्तुएं ए बी सी और डी वस्तुएं, जिनमें से एक समय में हमने 3 वस्तुओं को चुननी है। तो फिर हमारे पास में जो संचय हैं उनकी संख्या कितनी पॉसिबल है? तो सबसे पहले हमने ए ली, फर्स्ट टाइम हमने ए लिया, और देखो ए के साथ में हमने क्या लिया? बी को लिया। फिर एक बार तो हम सी को ले सकते हैं और एक बार किसको ले सकते हैं? डी को ले सकते हैं। तो दो तो ये हो गए संचय। थर्ड टाइम हमने ए लिया और ए के साथ क्या लिया? सी लिया। बी को तो ले चुके, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? सी बचेगा, और सी के बाद में डी, तो थर्ड ये हुआ। अब हमने ए को तो ले लिया, उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन थे वो सारे हमने क्या कर लिए? पॉसिबल कर लिए। लेकिन अब हम बी को लेते हैं। बी के साथ में क्या है? सी को लें। किसको लें? सी को लें और डी को लें। इस प्रकार हमारे पास 4 क्या हुए? संचय हुए। 4 क्या हुए? संचय हुए। क्योंकि हमें क्रम का तो ध्यान ही नहीं रखना है यहाँ पर। अब जब हम प्रत्येक संचय से रिलेटेड एबीसी के क्रमचय की बात करें, एबीसी में क्रम की बात करें, तो हमारे पास 6
परम्यूटेशंस पॉसिबल है, एक ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो ऐसे करके हम देखें तो चारों इन संचयों के साथ में छह छह क्रमचय पॉसिबल होते हैं, तो टोटल 24 परम्यूटेशंस पॉसिबल है। 24 कितने पॉसिबल हैं? परम्यूटेशंस पॉसिबल है। तो संचय और क्रमचय में विशेष अंतर यही है कि क्रमचय में वस्तुओं के आंतरिक क्रम का ध्यान रखा जाता है, जबकि संचय में आंतरिक क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे एबीसी एक संचय है माना, परंतु उसके आंतरिक क्रम को बात करें तो 6 हो सकते हैं। अतः प्रत्येक आंतरिक क्रम एक क्रमचय बनाता है, जिससे क्रमचयों की संख्या प्रत्येक संचय के साथ, जो हमने एबीसीडी वाला लिया था, 6 पॉसिबल हुई। अब हम कुछ फॉर्मूला यहाँ देखेंगे जिनके थ्रू कॉम्बिनेशंस को रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाई NCR। ध्यान रखना है, वहां हमने NPR लिया था, यहाँ NCR है। ये जो NCR है वो कैसे दिया जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r से दिया जाएगा, जबकि वहां हमने कैसे दिया था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ? अलग हुआ। तो देखो आप यहां पर जो परम्यूटेशन है उसके अलावा क्या हो गया? डिवीजन में क्या आया? फैक्टोरियल आर और आया। तो हम एनसीआर को या कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन से रिलेटेड करें तो एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर के इक्वल हुआ। तो आपको परम्यूटेशन दिया हुआ हो और उससे कॉम्बिनेशन निकलवाए, या कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो तो उससे परम्यूटेशन निकलवाए, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाई NCN। और वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ध्यान रखना है, 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n। n माइनस n की वैल्यू 0 होगी, 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। अब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम बात करें सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की। तो सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के द्वारा दिया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर ए टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर इज गिवन बाय n माइनस p, क्योंकि p है वो ऑलवेज अकर हो रही है, सी आर माइनस पी, एन माइनस पी सी आर माइनस पी, इससे दिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर। वहां हमने बात की एन माइनस पी आर माइनस पी, और यहाँ एन माइनस पी सी आर, इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा। अब लास्ट एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये काम में आएगा फॉर्मूला। तो अब एक क्वेश्चन है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर को आपको प्रूव करना है। तो जो ये प्रूव से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। फिर इसको देखो आप सोल्व करो तो NCR को हम कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस NCR माइनस वन को कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे? फैक्टोरियल r माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस r को कॉमन लेंगे,
क्योंकि एक में तो फैक्टोरियल आर है और एक में फैक्टोरियल आर माइनस वन है, तो उस वाले में आर जो है वो बचा रह जाएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल हम कॉमन लेंगे तो देखो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर को कॉमन लिया तो क्या हो गया, ब्रैकेट में वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन हमारे पास रह गया। अब हमने वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन को सोल्व किया तो क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन होगा। अब देखो एक तो हमारे पास फैक्टोरियल आर माइनस वन है और एक आर है, तो इसको हम फैक्टोरियल आर लिख सकते हैं, और एक फैक्टोरियल एन माइनस आर है और दूसरा एन माइनस आर प्लस वन है, तो इसको भी हम फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन लिख सकते हैं। और ये जो फाइनली हमारे पास फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर आया, वो राइट हैंड साइड का जो भी इक्वेशन में दिया हुआ है उसके इक्वल होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमने पीछे चर्चा भी की है, इफ एन सी एक्स बराबर एन सी वाई देन एक्स बराबर क्या होगा, वाई होगा, या एक्स प्लस वाई क्या होगा, इक्वल टू एन होगा। तो देखो इस तरह से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ 25 सी आर इज इक्वल टू क्या हो, 25 सी आर प्लस 5 हो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एंड आल्सो डिटरमाइन 10 C3। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 25 सी आर इज इक्वल टू 25 सी आर प्लस 5। हमने सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की बात की थी, तो 25 सी आर का सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगा, 25 सी 25 माइनस आर होगा, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 25 सी आर को 25 सी 25 माइनस आर लिख सकते हैं, वो इज इक्वल टू क्या होगा, 25 सी आर प्लस 5 के इक्वल होगा। अब हमें पता है कि जैसा हमने इसी पीपीटी में ऊपर ही ऊपर लिख रखा है, x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, y के, तो 25 माइनस आर इज इक्वल टू किसके होगा, r प्लस 5 के होगा, या 2r है वो किसके इक्वल हो गया, 20 के इक्वल हो गया, या r की बात करें तो r किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, जैसा हमने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू एन है, तो r प्लस 5 इज इक्वल टू किसके होगा, 25 के, या 2r प्लस 5 25 के इक्वल होगा, या 2r है वो 20 के इक्वल होगा, या r है वो 10 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहीं से 10C3 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, वो किसके इक्वल हो गई, 120 के इक्वल हो गई। नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इफ NC15 इज इक्वल टू NC13 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो देखो NC15 इज इक्वल टू NC13, या यूं कह सकते हैं कि 15 प्लस 13 इज इक्वल टू n होगी, या हम यूं कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 28 के इक्वल होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूनिवर्सिटीज की एग्जाम में अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, और भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप इन्हीं फॉर्मूलाज की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको आज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में काफी कुछ बताया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अपने स्तर के हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।